Hello everyone, welcome to Diva classes. This is Divya Vadwani and today we'll be studying about business environment as part of class 12 ISC Commerce जिसका हमने पहला पार्ट पढ़ा था जिसमें वी स्टडीड अबाउट द मीनिंग द फीचर्स द इम्पॉर्टेंस ऑफ इट एंड टुडे एंड सॉर्ट एनालिसिस. आज हम लोग पढ़ेंगे इसके डायमेंशंस के बारे में या फिर कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट जो यहाँ से शुरू होता है. Components of business environment if we see, तो we will divide it into two parts. First is micro, जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग आई एम सेइंग, अदरवाइज एक्सटर्नल तो ये दोनों मिला करके होता है. ठीक है. माइक्रो एनवायरनमेंट जिसमें इंटरनल प्लस एक्सटर्नल आता है एंड मैक्रो एनवायरनमेंट जो बड़े लेवल पर होता है. तो सबसे पहले वी विल स्टडी अबाउट इंटरनल एनवायरनमेंट, सॉरी माइक्रो एनवायरनमेंट. माइक्रो एनवायरनमेंट जो इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों एनवायरनमेंट इसमें होते हैं, ये वो फैक्टर्स होते हैं जो किसी भी बिजनेस की या किसी भी फर्म की वर्किंग पर एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस डालते हैं. फॉर एग्जांपल रिलायंस के जितने भी जो उनकी पॉलिसी है, कंपनी की जो खुद की पॉलिसी है, कंपनी के जो खुद का पावर स्ट्रक्चर है, वो डिसाइड करता है कि कंपनी को क्या चीज़ें अफेक्ट कर रही हैं. और सिमिलरली उनके कॉम्पिटिटर्स, उनके सप्लायर्स अफेक्ट करते हैं उनके बिजनेस एनवायरनमेंट को. एंड टाटा के जो सप्लायर्स हैं, टाटा के कॉम्पिटिटर्स हैं, वो उनको अफेक्ट करते हैं. ओके. तो ऐसे दिस इज़ नोन एज बिजनेस एनवायरनमेंट, माइक्रो बिजनेस एनवायरनमेंट जो डायरेक्टली इन्फ्लुएंस करता है माइक्रो एनवायरनमेंट बिजनेस को. फिर माइक्रो एनवायरनमेंट जो है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इट इज़ ऑल्सो नोन एज डायरेक्ट सेक्शन एनवायरनमेंट और टास्क एनवायरनमेंट. इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटते हैं. सबसे पहले इंटरनल एनवायरनमेंट जिसमें हमारे एम्प्लॉयज़ आते हैं, जिसमें हमारा पावर स्ट्रक्चर आता है, जिसमें हमारे इंटरनल सप्लायर्स आते हैं. फिर आता है हमारा एक्सटर्नल इन्वायरमेंट जिसमें कॉम्पिटिटर्स, सप्लायर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ आती हैं, सोशल नेटवर्क्स आते हैं. ठीक है. तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं इंटरनल इन्वायरमेंट के बारे में, दैट यू हैव टू स्टडी. इंटरनल इन्वायरमेंट ये वो सारे फैक्टर्स होते हैं जो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर या बिजनेस फर्म के अंदर होते हैं. इन फैक्टर्स को हम लोग यूजुअली कंट्रोलेबल कहते हैं. क्यों? क्योंकि एंटरप्राइज का जो है इनके ऊपर डायरेक्ट कंट्रोल होता है. फॉर एग्जांपल, अब इसमें एक एग्जांपल दिया हुआ है कि सपोज कंपनी है, वो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को कि फर्म में जितने कितने डिविजन्स हैं, कितने अथॉरिटी है, कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हायरार्की क्या है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की, ये चीज़ें उसमें दी हुई होती हैं. तो उसको वो चेंज कर सकते हैं. कंपनी अपनी पॉलिसीज़ को, अपने कितना वहाँ पर पीपल हैं जो वर्क कर रहे हैं, उन सबको वो चेंज कर सकते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं. फिजिकल फैसिलिटीज़ को, मार्केटिंग मिक्स को, वो सब चेंज कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू कंपनीज एनवायरनमेंट, कंपनी की जितनी भी नीड है उसके अकॉर्डिंग. तो ये उसके इंटरनल एनवायरनमेंट होते हैं. सिमिलरली एक एंटरप्राइज जो है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि ये आपसे ट्रू फॉल्स में यूजुअली पूछा जाता है. पूछा गया है कि मतलब बताया गया है कि हाउ एवर एक एंटरप्राइज जो है ज़रूरी नहीं कि वो उसका पूरा ही कंट्रोल हो उसके इंटरनल एनवायरनमेंट पे. मतलब समटाइम्स जो है इंटरनल एनवायरनमेंट इज़ ऑल्सो अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. तो बोला गया कि इंटरनल एनवायरनमेंट पे ज़रूरी नहीं है कि आपको पूरा ही कंट्रोल मिल पाए. समटाइम्स इट इज़ नॉट नेसेसरी. हो सकता है कि आपने बहुत अच्छी प्रमोशन मिक्स की स्ट्रैटेजी रखी हो, लेकिन फिर भी जो है जो बाहर आपके प्रोडक्ट है वो इतने अच्छे रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं ड्यू टू सम इंटरनल डिफेक्ट ओनली. तो दैट इज़ इंटरनल एनवायरनमेंट. फिर बताया गया है कि इंटरनल एनवायरनमेंट इट इम्पार्ट्स स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस. जैसे हमने सॉर्ट एनालिसिस में पढ़ा था कि इंटरनल एनवायरनमेंट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस को एनालाइज करता है एंड एक्सटर्नल एनवायरनमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और थ्रेट्स को. अब स्ट्रेंथ क्या होती है? ये एक इनहेरेंट कैपेबिलिटी है फर्म की जिससे हम लोग मतलब दैट कैन बी यूज टू बेनिफिट इट फ्रॉम द कॉम्पिटिटर्स. और वीकनेस क्या होती है कि ये एक इनहेरेंट लिमिटेशन, इनहेरेंट मतलब कंपनी के अंदर की ही लिमिटेशन होती है जिसके कारण जो फर्म है उसको एक स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज होता है. ठीक है. तो नाउ वी विल मूव टूवर्ड्स कि इंटरनल एनवायरनमेंट में कौन कौन से आते हैं. अब सबसे पहला आता है कॉर्पोरेट कल्चर. कॉर्पोरेट कल्चर कंपनी का जो वैल्यूज़ हैं, बिलीव्स हैं, एटीट्यूड है ऑफ द फाउंडर एंड टॉप मैनेजमेंट, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस लाता है कंपनी में. जैसे कि कंपनी क्या कर रही है, हाउ इट डज थिंग्स, व्हाट इट कंसिडर्स इम्पॉर्टेंट, ये डिसाइड करता है कि कंपनी की जो इंटरनल एनवायरनमेंट है कैसा है. जैसे हम कहते हैं कि कंपनी बहुत फ्री नेचर की है, तो दैट इज़ इट्स कॉर्पोरेट कल्चर. कंपनी बहुत
टॉक्सिक, जैसे वी टॉक अबाउट ना, अभी जब आप बड़े होगे तो आप व्हेन यू विल गो टू वर्क इन सम जॉब, सम ऑर्गेनाइजेशन यू विल गो, तो वहाँ पर यू विल टॉक कि वो कंपनी थी यार, वो बहुत अच्छी थी, वहाँ के जो पॉलिसीज़ थी वो बहुत अच्छी थी, इट वॉज रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ द एम्प्लॉयज़। फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में यू विल गो, यू विल फाइंड कि कंपनी बहुत टॉक्सिक है, तो दैट इज़ अ कॉर्पोरेट कल्चर ऑफ दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें उसके बिहेवियर, गोल्स, एटीट्यूड्स, वैल्यूज़, मैट्रिक्स, ये सारी चीज़ें आती हैं कॉर्पोरेट कल्चर में। ओके, फिर आता है दूसरा, मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। कंपनी का इवेंचुअल एम क्या है ऑर्गेनाइजेशन, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन का, बिजनेस की फ़िलॉसफी, उसका जो पर्पस है, उसकी प्रायोरिटीज़ को गाइड करता है, प्रोडक्ट मार्केट स्कोप एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, ये सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स में, कि कंपनी ने एक एम बनाया है एक पर्टिकुलर टारगेट को अटेन करने का, दैट इज़ इट्स मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स। जैसे एग्जांपल दिया है, द मिशन ऑफ धीरू भाई अंबानी इज़ टू मेक रिलायंस बिगेस्ट ग्रुप इन द प्राइवेट सेक्टर, प्रॉम्प्टेड हिम टू लॉन्च वर्ल्ड स्केल प्लांट्स इन पेट्रोकेमिकल्स एंड अदर इंडस्ट्रीज। ठीक है, तो उनका एक एम था, उनका एक विजन और मिशन से, जिसके कारण they have achieved so much and they have done this action। ओके, तो वैसे एक हायरार्की दी हुई है जो आपको मतलब यू शुड नो दिस कि हाँ ठीक है, बिजनेस का या फिर इंडिविजुअल टारगेट्स आते हैं, फंक्शनल ऑब्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स, मिशंस एंड एम, जो एक सबसे पहले होता है, उसके बाद यू टॉक अबाउट द फर्दर मिशंस। फिर आता है टॉप मैनेजमेंट का स्ट्रक्चर। टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, कॉम्पोजिशन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कौन कौन है, ओके, हाउ मैनी आर देयर एंड हु ऑल आर देयर। डिग्री ऑफ प्रोफेशनलिज्म कितनी है, प्रोफेशनलाइजेशन कितना है मैनेजमेंट में। ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर कैसा है कंपनी का, वो डिसाइड करता है कि टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर कैसे अफेक्ट करते हैं इंटरनल एनवायरनमेंट को। फिर बताया गया इसमें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं, वो दे सेट द डायरेक्शन एंड वो कंपनी की परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते हैं। कंपनी जिसके पास बहुत ज़्यादा ही क्वालिफाइड और रिस्पॉन्सिबल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है। ओके, टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर, हाउ इज़ इट, वो हाउ डू दे वर्क, उनका काम करने का तरीका कैसा है, लीडरशिप क्वालिटीज़ उनके अंदर कैसी है, ये सारी चीज़ें डिसाइड करती है कि कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा होगा। कंपनी जिसके पास बहुत क्वालिफाइड और रिस्पॉन्सिबल बोर्ड्स हैं आउट परफॉर्म दोज हु लैक सच बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, और वो हमेशा ज़्यादा ही अच्छा परफॉर्म करेंगे उन कंपनी से जिनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अच्छे नहीं हैं। साउंड मैनेजमेंट स्ट्रक्चर और स्टाइल जो है, इट फैसिलिटेट्स टाइमली डिसीजन मेकिंग। अगर मैनेजमेंट स्ट्रक्चर अच्छा है तो डिसीजन मेकिंग विल ऑल्सो बी टाइमली। ओके, तो दिस इज़ हाउ इट इज़ डिसाइडेड। वर्कर्स, मिडिल मैनेजर्स, सीनियर मैनेजर्स एंड एग्जीक्यूटिव्स, तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम, MIS, वर्कर्स, ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग सिस्टम और एग्जीक्यूटिव इंफॉर्मेशन सिस्टम, मतलब ये उनका हायरार्की और उनके फंक्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं। फिर आता है पावर स्ट्रक्चर। पावर स्ट्रक्चर कहते हैं कि इंटरनल पावर रिलेशनशिप बिटवीन द टू पीपल, हु आर दीज टू, जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं एंड जो चीफ एग्जीक्यूटिव है, उन दोनों के बीच में कैसा है। ओके, जैसे द एक्सटेंट टू विच द टॉप मैनेजमेंट एन्जॉयज द सपोर्ट ऑफ इट्स शेयर होल्डर्स। जो टॉप मैनेजमेंट है, CEO है, अगर वो उनके जो शेयर होल्डर्स है, शेयर होल्डर्स आर द ओनर्स, अगर वो उनका सपोर्ट उनको मिल रहा होता है, अगर एम्प्लॉयज़ का सपोर्ट उनको मिल रहा होता है, तो दे विल ऑलवेज मेक गुड डिसीजन और वर्किंग ऑफ द कंपनी भी बहुत अच्छी होती है। ठीक है, पावर स्ट्रक्चर देखो, इसमें यहाँ पे ये बताया गया है कि पावर स्ट्रक्चर एक टर्म होता है, आप इसको भी यूज़ कर सकते हो अपने आंसर्स को लिखने के लिए। इसको हम लोग कहते हैं हायरार्कल डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है अथॉरिटी का, एंड हाउ इट इन्फ्लुएंसेस द ऑर्गेनाइजेशन। फॉर्मल पावर कितना है इन टर्म्स ऑफ जॉब टाइटल्स और पोजीशंस के हिसाब से, इनफॉर्मल पावर कितना है उनके पास जब हम लोग पर्सनल रिलेशनशिप्स, एक्सपर्टीज़ के बारे में बातें करते हैं। ठीक है, तो इसमें फॉर्मल पावर, इनफॉर्मल पावर, सेंट्रलाइजेशन वर्सेस डिसेंट्रलाइजेशन भी इसी का हिस्सा है कि कितना जो पार्ट है वो सेंट्रलाइज्ड है, कितना डिसेंट्रलाइज्ड है, कितना हमें फ्रीडम है कि हम अपने जो डिसीजंस हैं वो खुद ले सकते हैं, और कितना वी हैव टू रिपोर्ट। हायरार्कल है कि फ्लैट है, हायरार्की बहुत ज़्यादा लंबी है, ऐसे जा रहे हैं, फिर फ्लैट है मतलब कि सिर्फ वन लाइन ऑफ मैनेजर्स आर देयर, और लेजिटिमेट और एंड इलेजिटिमेट पावर, लीगल एंड इलीगल। ओके,
फिर आता है कंपनी की इमेज और उनकी ब्रांड इक्विटी. द इमेज एंड ब्रांड इक्विटी ऑफ द कंपनी इट प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल. मतलब कंपनी की इमेज कैसी है, कंपनी की ब्रांड इक्विटी कैसी है, कितना पर्सन जो है वो उसकी ब्रांड को वैल्यू देते हैं. ओके, इट हेल्प्स इन चूजिंग द डीलर्स, सप्लायर्स, इट हेल्प्स इन लॉन्चिंग द न्यू प्रोडक्ट्स, और ये फॉरेन मार्केट्स को भी हेल्प करता है. कैसे हम ब्रांड इक्विटी, ब्रांड वैल्यू को हम कैसे इंक्रीज कर सकते हैं. दिस इज़ वन ऑफ द एग्जाम्पल्स दैट यू कैन इंक्लूड इन इट. कि ऑब्वियसली अगर कंपनी का जो इमेज है वो बहुत अच्छा है तो वो वॉट एवर प्रोडक्ट दे विल लॉन्च, वो बहुत जल्दी उसकी जो वैल्यू है वो बहुत जल्दी हाई हो जाएगी. ओके, टारगेट ऑडियंस क्या है, कंज्यूमर का एक्सपीरियंस क्या है, इट शुड बी यूनिक, इट शुड बी कंसिस्टेंट, वॉइस कंसिस्टेंट होना चाहिए, एंड वर्क फ्रॉम इनसाइड आउट होना चाहिए. मतलब बोथ द साइड्स द लिसनर्स शुड बी देयर. फिर है ह्यूमन एंड अदर रिसोर्सेज. किसी भी कंपनी का जो HR है, ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, वो कैसे होने चाहिए. जैसे इसमें एग्जांपल दिया हुआ है, द टाटा स्टील कुड ईजिली कैरी आउट लार्ज स्केल मॉडर्नाइजेशन एंड रीस्ट्रक्चरिंग. वाई? क्योंकि वहाँ का जो HR है, जो कंपनी के जो पीपल हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे हैं. ओके, इन टर्म्स ऑफ द एक्सपर्टीज दैट दे हैव. कुछ कंपनीज है दे फेस ग्रेट डिफिकल्टी इन कैरिंग आउट प्रोग्राम्स, क्योंकि एम्प्लॉयज़ और जो ट्रेड यूनियंस हैं वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को रेजिस्ट करते हैं. ओके, दिस इज़ अबाउट पीपल. फिर कुछ और इसमें एग्जांपल्स दिए हैं, जैसे फाइनेंशियल पोजीशन एंड कैपिटल स्ट्रक्चर, डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, मार्केटिंग कॉम्पिटेंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी, फिजिकल एसेट्स एंड फैसिलिटीज़, टेक्नोलॉजी. तो ये सारे ही उसके इंटरनल एनवायरनमेंट का हिस्सा कहलाते हैं. ओके, नेक्स्ट आता है इसका एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. दिस इज़ ऑल्सो अ पार्ट ऑफ माइक्रो एनवायरनमेंट ओनली. तो माइक्रो एनवायरनमेंट में सबसे पहले हमने पढ़ा था इंटरनल एनवायरनमेंट के बारे में. अब हम लोग जानते हैं एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. ये वो फैक्टर्स या वो फोर्सेस होते हैं, वो इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स होते हैं जो बिजनेस को अफेक्ट करते हैं, पर्टिकुलरली अफेक्ट करते हैं, बट वो सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होते हैं. ठीक है, जैसे दे हैव डायरेक्ट एंड फ्रीक्वेंट कॉन्टैक्ट इन द कोर्स ऑफ इट्स फंक्शनिंग. दीज इंडिविजुअल्स और ग्रुप्स जिनको हम स्टेक होल्डर्स बोलते हैं, क्योंकि उनका एक फिनेंशियल इंटरेस्ट होता है, चाहे वो कस्टमर्स हो, चाहे वो सप्लायर्स हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो क्रेडिटर्स हो. तो उनका हमेशा से ही एक इन्फ्लुएंस होता है, एक डायरेक्ट इन्फ्लुएंस होता है, बस वो कंपनी के या ऑर्गेनाइजेशन के बाहर वर्क करते हैं. दे एग्जिस्ट एंड ऑपरेट इन द कंपनीज इमीडिएट ऑपरेटिंग एनवायरनमेंट. कंपनी के ठीक बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसमें वो होते हैं. ठीक है, हाउ एवर माइक्रो फोर्सेज जो हैं ज़रूरी नहीं है, मे नॉट इन्फ्लुएंस ऑल द फर्म्स इन अ पर्टिकुलर इंडस्ट्री इन द सेम मैनर. तो दिस इज़ एन इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट जो आपको दिमाग में रखनी है, दैट माइक्रो फोर्सेज ज़रूरी नहीं है कि सारे ही फर्म्स को किसी भी इंडस्ट्री, सपोज करो कि एक इंडस्ट्री है, यू कैन टेक द एग्जाम्पल ऑफ फैशन इंडस्ट्री. ठीक है, फैशन इंडस्ट्री में भी हम डिवाइड कर दे रहे हैं. सपोज करो कि गारमेंट्स इंडस्ट्री है, कपड़े, अच्छे अच्छे कपड़े की इंडस्ट्री है. तो ज़रूरी नहीं है कि जितनी भी इंडस्ट्री है उसको, हो सकता है किसी एक फर्म, किसी दो फर्म्स, किसी एक ब्रांड, दो ब्रांड्स को वो अफेक्ट कर रही हो एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री के सेम तरीके से, बट इट्स नॉट नेसेसरी कि वो पूरी इंडस्ट्री को ही अफेक्ट करे. फिर है फॉर एग्जांपल, एक फर्म के सप्लायर एनवायरनमेंट मे बी एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम द अदर. ऑब्वियसली किसी एक जगह के एनवायरनमेंट, जो सप्लायर जो है वो दूसरे के सप्लायर से ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं. और भले ही ऑल द कंपीटिंग फर्म्स जो इंडस्ट्री में वो उनका माइक्रो एनवायरनमेंट एकदम सेम हो, स्टिल उनकी जो रिलेटिव सक्सेस है इट ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन कि वो उस पर्टिकुलर माइक्रो एनवायरनमेंट को कैसे फेस करते हैं. ओके, तो सबसे पहले इसमें कौन आता है? सबसे पहले इसमें आते हैं कस्टमर्स. फर्म जो है वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स से डील करता है, जैसे इंडिविजुअल्स, हाउस होल्ड्स, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, कॉमर्शियल इस्टेब्लिशमेंट्स. जैसे जो कस्टमर्स होते हैं पेपर इंडस्ट्री के, वो क्या क्या इंक्लूड करते हैं? स्टूडेंट्स, टीचर्स, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, बिजनेस फर्म्स एंड अदर यूजर्स ऑफ स्टेशनरी. जो स्टेशनरी का यूज़ करते हैं उन सबको हम लोग एक पेपर कंपनी के वो कस्टमर्स कहलाते हैं. ठीक है, तो ऐसे ही डिफरेंट पीपल आर देयर जो डिफरेंट फर्म के, जैसे गारमेंट इंडस्ट्री, इफ़ यू टॉक अबाउट गारमेंट इंडस्ट्री, तो एंटायर लाइक
द वर्ल्ड यूजेज दोज क्लोथ्स, ठीक है, तो द वर्ल्ड बाइज दोज क्लोथ्स, तो यही यहाँ पर बताया गया है कि कस्टमर का, एंड इट ऑल्सो इंक्लूड्स कि कस्टमर का जो एक्सपीरियंस है विद द ऑर्गेनाइजेशन वो कैसा है. कई कई ऐसे कस्टमर्स भी होते हैं जो एक फर्म को या एक ब्रांड को छोड़ देते हैं जस्ट बिकॉज कि ब्रांड उनकी विशेस को फुलफिल नहीं कर पाता है. आप खुद भी देखोगे, आप ऑनलाइन शॉपिंग करते हो एंड ऑनलाइन शॉपिंग में देयर कुड बी मेनी एप्लीकेशन जिससे आपने सिर्फ एक बार सामान खरीदा होगा एंड वो एक बार का एक्सपीरियंस इज सो डिजास्ट्रस कि यू डोंट वांट टू बाय द थिंग्स अगेन. तो दैट इज अगेन हाउ द ऑर्गेनाइजेशन इज डीलिंग विद द कस्टमर. Then comes competitors. Competitors, direct indirect competitors both are there. Direct competitors, अब देखो इसमें एग्जाम्पल दिया है, दिस कैन बी आस्क्ड एज अ क्वेश्चन ऑल्सो, कि ये वो competitors होते हैं जो सेम काइंड ऑफ सेम और सिमिलर प्रोडक्ट प्रोवाइड करते हैं. जैसे सोनी टीवी, इट फेसेस अ डायरेक्ट कॉम्पिटिशन विथ LG, सैमसंग, ओनिडा, वीडियोकॉन, BPL, ठीक है. और इनडायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स कौन से होते हैं? जो सेम इंडस्ट्री में है. जैसे एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में सिनेमा हाउस हो गए, इट फेसेस इनडायरेक्ट कंपटीशन. सिनेमा हाउस का कंपटीशन सिनेमा हाउस भी है एंड कैसीनो एंड अदर फर्म्स जो मार्केटिंग एंटरटेनमेंट करते हैं, मतलब जो एक्चुअल में एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करते हैं. सॉरी. तो ये आदि ज़्यादा एग्जाम्पल्स ऑफ मर्सिडीज, टाटा, महिंद्रा, ठीक है, हिंडाई, तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं द काइंड ऑफ कॉम्पिटिटर्स के. नेक्स्ट इज सप्लायर्स. सप्लायर्स वो पीपल, वो ग्रुप जिनसे हम लोग रॉ मटेरियल्स या कंपोनेंट्स लेते हैं. कोई भी कंपनी पर्टिकुलरली प्रोडक्ट्स लेती है अपने सप्लायर से. तो रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई इनेबल कंपनी टू कैरी आउट अनइंटरप्टेड ऑपरेशंस. अगर आपका जो सप्लायर्स हैं वो अच्छे हैं तो इट विल हेल्प यू कि आप जो ऑपरेशन है वो बहुत ही स्मूथली इट कैन गो ऑन. सप्लायर्स जो हैं वो क्वालिटी लेवल्स को, कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग को भी अफेक्ट करते हैं. इसीलिए इट इज़ एडवाइजेबल कि हमेशा जो सोर्सेज ऑफ सप्लाई हैं इट शुड बी मल्टीपल. जैसे सम कंपनी जैसे मारुति उद्योग है, दे अंडरटेक वेंडर डेवलपमेंट टू इंश्योर टाइमली एंड रेगुलर सप्लाई ऑफ मटीरियल्स एंड पार्ट्स. वेंडर डेवलपमेंट मतलब कि दे ऑल्सो टेल द वेंडर्स इवन कि हाँ अगर उनकी कुछ विशेज़ हैं, कुछ वर्किंग है तो वो उनको कैसे करनी चाहिए. सप्लायर्स, हाउ द सप्लायर्स आर सपोज टू कीप द फर्म्स हैप्पी सो दैट वो हम उन सप्लायर्स को अलग ना कर दें, ठीक है. तो दीज आर सम ऑफ द स्टेटमेंट्स जो उनको पता होनी चाहिए कि सप्लायर्स को कि प्राइस पर आइटम, डिलीवरी टाइम क्या होता है, ये हमें जानना है एज अ कस्टमर एंड सप्लायर्स आर सपोज टू टेल दिस टू अस. रीऑर्डर क्वांटिटी कितनी है, तो ये सारी चीज़ें मेरे पास होनी चाहिए. नेक्स्ट इज़ मार्केटिंग इंटरमीडियरीज, या फिर जो हमारे मिडिल मैन होते हैं, जैसे कि एजेंट्स हो गए, होलसेलर्स हो गए, रिटेलर्स हो गए. ये भी एक लिंक के फॉर्म में काम करते हैं कंपनी और कस्टमर के बीच में. ट्रांसपोर्टेशन फर्म्स हो गए, वेयर हाउस हो गया, दीज असिस्ट इन द फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रोडक्ट्स. एडवर्टाइजिंग एजेंसीज हो गई, मार्केटिंग रिसर्च एजेंसीज, इंश्योरेंस कंपनीज हो गई. तो दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ मिडिल मैन ओनली. ओके, तो जैसे ये होते हैं मिडिल मैन, सेलर, द पर्सन एंड द बायर. सेलर और ये बीच में मिडिल मैन आते हैं. तो सेलर who gives the item to middleman gives the item to buyer, and the buyer gives payment to the seller or gives payment to the middleman gives it to the buyer, seller, ठीक है. financiers, now the shareholders, financial institutions, डिबेंचर होल्डर्स, बैंक्स, ये सारे वो लोग होते हैं जो कंपनी को पैसा प्रोवाइड करते हैं. तो फाइनेंशियल कैपेसिटी, पॉलिसीज़, एटीट्यूड्स फाइनेंसेस का कैसा है, दिस ऑल्सो डिसाइड्स कि कंपनी का इंटरनल एनवायरनमेंट कैसा है, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी इट कैन नॉट रेज द फंड्स थ्रू शेयर्स इफ़ द फाइनेंसर्स आर नॉट एट रिस्क टेकिंग. कंपनी कभी भी पैसा नहीं उठा सकती है अगर मतलब बोरो नहीं कर पाएगी पैसा शेयर होल्डर से, क्योंकि शेयर होल्डर्स जो है वो रिस्क नहीं लेना चाहते. वो कहते हैं कि हम सारा का सारा पैसा कंपनी में नहीं, हम बैंक में लगाएंगे जहाँ पर फिक्स्ड डिपॉजिट्स में, वो भी जहाँ मुझे एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी मिल रहा होगा. ओके,
जैसे एज यू कैन सी हियर कि हाँ देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसर्स जो कंपनी को अफेक्ट करते हैं. अब यू नीड टू रिमेंबर कि कौन कौन से फाइनेंसर्स होते भी हैं. इंस्टीट्यूशंस आर देयर, डिवेंचर होल्डर्स आर देयर, शेयर होल्डर्स आर देयर, बैंक्स आर ऑल्सो देयर. ठीक है. देन नेक्स्ट इज द पब्लिक. पब्लिक वो होते हैं who can have an actual और potential interest in the company, जो कंपनी की ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने में उनकी हेल्प करते हैं. अब हम अगर मैंने सपोज करो कि आई हैव नेवर बॉट सम ऑफ द कंपनीज प्रोडक्ट, हम फिर भी अगर एज अ पब्लिक आई एम टेलिंग कि ये प्रोडक्ट जो है अच्छा हो सकता है, या एक बार मैंने परचेज किया एंड आई एम टेलिंग कि हाँ ठीक है दिस इज़ अ गुड प्रोडक्ट, मीन्स आई एम द पब्लिक जो कंपनी की किसी ऑब्जेक्टिव को, सेल्स को फुलफिल करने में हेल्प कर रही है. अब इसमें मीडिया ग्रुप्स भी आते हैं, एनवायरमेंटलिस्ट भी आते हैं, एनजीओज भी आते हैं, लोकल कम्युनिटी भी आती है, द लोकल पीपल. ओके, दीज ऑल आर एग्जाम्पल्स ऑफ पब्लिक्स. अब वो एक पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं. अब जैसे ब्लिंकिट है as a company, I'm whatever brands I'm taking, this is no paid partnership, this is just an explanation to give you examples. अब सपोज करो ब्लिंकिट है, तो ब्लिंकिट के बारे में 4 लोग अच्छी चीज़ें बोलेंगे तो 4 लोग उसके बारे में बुरी चीज़ें बोलेंगे. तो दिस इज़ पब्लिसिटी एंड इट इज़ डन बाय द पब्लिक इटसेल्फ. आप बहुत सारे न्यूज़ देखते होगे, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि एवरी टाइम वो जो पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ है इट इज़ गिवन बाय आइडेंटिफाइड स्पॉन्सर ओनली, ज़रूरी नहीं है. ओके, तो दिस इज़ नोन एज पब्लिक, द पीपल. तो दिस यू कैन सी फ़ोन वाले, कैमरा वाले, सम रिकॉर्डिंग्स वाले, लाइव टीवी एंड ऑल दीज आर पब्लिक पीपल. जैसे मीडिया ग्रुप्स हैं, दे कैन बी यूज टू डिसेमिनेट, टू डिस्ट्रीब्यूट यूजफुल इंफॉर्मेशन. कंपनी जो है अपने लोकल पीपल के साथ दे शुड कोऑपरेट सो दैट इट इम्प्रूव्स देयर इमेजेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड सम बेनिफिट टू द पीपल. नेगेटिव साइड पर अगर लोकल पब्लिक इज कंसर्न विद पब्लिक हेल्थ, दे कैन फोर्स अ कंपनी टू सस्पेंड ऑपरेशंस और टेक पोल्यूशन कंट्रोल मेजर्स. ठीक है, पॉजिटिव साइड पर लोकल कम्युनिटी हेल्प भी करती है, एंड नेगेटिव साइड पर इफ़ द पब्लिक इज ऑलरेडी कंसर्न विद पब्लिक हेल्थ, तो वो कंपनी को इवन इतना फोर्स कर सकती है, कंपनी शुड टेक ओवर इट्स, सस्पेंड ऑल इट्स वर्किंग इन पर्टिकुलर प्रोडक्ट. फिर आता है एनजीओज. दे ऑफन ऑर्गेनाइज प्रोटेस्ट इफ़ अ पर्सन इज़ गिल्टी ऑफ चाइल्ड लेबर, क्रूल्टी अगेंस्ट एनिमल्स और डैमेज टू नेचर. जैसे कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं जिसमें इवन एग्जाम्पल्स भी दिए जाते हैं कि हाँ नो इट इज़ क्रूल्टी फ्री प्रोडक्ट, नो एनिमल इज़ बीइंग हार्म्ड. जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स होते हैं तो उसमें इट इज़ स्पेशली मेंशन कि नो प्रोडक्ट इज, नो एनिमल वाज हार्म्ड ड्यूरिंग द मेकिंग ऑफ दिस प्रोडक्ट. For example, one of the leading companies in India, it was attacked by the media for writing advertisements on rocks near a famous hill station. Such activities of publics can tarnish the image of the business. तो एक कंपनी थी that was attacked by the media क्योंकि उसने एक एडवर्टीजमेंट बनाई थी on rocks that was near a famous hill station. तो ऐसी जो एक्टिविटीज़ होती हैं ये एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की इमेज को ख़राब भी कर सकते हैं. ओके, तो आफ्टर दिस वी विल स्टडी अबाउट मैक्रो एनवायरनमेंट. तो मैक्रो एनवायरनमेंट से पहले आज हम लोग एक ब्रीफ रिव्यू ले लेते कि हमने अभी क्या पढ़ा. वी स्टडीड अबाउट द व्हाट वी स्टडीड कंपोनेंट्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, जिसके हम 2 हिस्से मानते हैं. ठीक है, फर्स्ट इज़ माइक्रो दैट वी स्टडीड टुडे, सेकेंड इज़ मैक्रो. जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ऑब्वियसली मैक्रो है क्योंकि हर बार क्वेश्चंस आते हैं मैक्रो से. ठीक, तो अभी वी स्टडीड अबाउट माइक्रो. तो अगेन माइक्रो विल बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स. एक हो जाता है इंटरनल एंड द सेकेंड वन इज एक्सटर्नल. इंटरनल एनवायरनमेंट में वी टेक द थिंग्स जो कंपनी की इंटरनल्स होती हैं, जैसे कंपनी के मिशन एंड ऑब्जेक्टिव्स, कंपनी का कॉरपोरेट कल्चर. ओके, देन कंपनी का टॉप मैनेजमेंट स्ट्रक्चर. टॉप मैनेजमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि अगर वो क्वालिफाइड हैं तो अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा, क्वालिफाइड नहीं है, ट्रेन नहीं है, स्किल्स नहीं है तो कंपनी को नहीं चला पाएंगे.
फिर हमने पढ़ा था पावर स्ट्रक्चर, कितना जो मैनेजमेंट है उसको, जो हेड है कंपनी के, पावर मैनेजमेंट नहीं पावर स्ट्रक्चर, उनको कितना उसका सपोर्ट मिलता है. ओके, तो दिस वी स्टडी टुडे. एंड फिर उसके बाद आता है एक्सटर्नल में. एक्सटर्नल में क्या था, कस्टमर्स से, हाउ कस्टमर्स अफेक्ट, कंपनी के सप्लायर्स हो गए, गवर्नमेंट, इवन इट वाज नॉट गिवन बट स्टिल इट्स ओके, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी को हम लोग ले आएंगे बाद में अबाउट रिगार्डिंग दिस पॉलिटिकल एंड लीगल. ठीक है, कस्टमर्स हो गए, सप्लायर्स हो गए, उसके बाद द पब्लिक हो गई इन जनरल. ठीक है, फिर व्हाट एल्स वी स्टडीड, इसके अलावा द सप्लायर्स वर देयर एंड competitors वर देयर, कस्टमर्स वर देयर. ठीक है, और कंपनी की इमेज, टॉप मैनेजमेंट, मिशंस एंड ऑब्जेक्टिव्स, कॉर्पोरेट कल्चर. तो we studied about the competitors also, and here we studied the missions, the corporate culture, the top management structure, this and company's image. ओके, तो these are the things that we studied. अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्रो एनवायरनमेंट में, जिसमें we will study about political, legal, social, economic and technological environment. Okay, so this is all for today. I hope you all have understood. Next part में we will study about macro environment. If you have liked the video, do share it with your friends, your best friends, and tell me what other topics in commerce you wish to study. Keep preparing. Best wishes. Thank you.